अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मोहम्मद वसीम सजाद एडवोकेट। हम पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के जो ऑनलाइन पोर्टल है वहाँ पे एप्लीकेशन फ़िल करना कर रहे हैं। जो पहला पार्ट है वो मेरी पहली वीडियो के अंदर आ चुका है, अभी हम दोबारा इसको कंटिन्यू करेंगे। ये मेरे पास एप्लीकेशन नज़र आ रही है आपको, ये मेरा एप्लीकेशन नंबर है OAP 1220240329 और यहाँ व्यू डिटेल के ऊपर मैं दोबारा इसको क्लिक करके स्टार्ट करूँगा। ये रेड स्क्रीन के ऊपर आपको एक इम्पोर्टेंट नोटिस इंस्ट्रक्शन आ रही है। इसमें ये बता रहे हैं कि प्लीज़ फिल योर एप्लीकेशन केयरफुली कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट्स अदरवाइज़ इट विल बी ऑटोमैटिकली बी रिजेक्टेड आफ्टर 3 नोटिसेस। पहले पंजाब हेल्थ केयर कमीशन जो एप्लीकेंट थे उनको एक अपॉर्च्युनिटी ये दे रहे थे कि आपकी अगर एप्लीकेशन 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 ऑब्जेक्शन लगने के बावजूद भी क्लियर नहीं हो रही, तो ये आपको मज़ीद यानी कि चांस देते थे। अब इन्होंने सिर्फ़ 3 चांसेस कर दिए हैं, यानी कि अगर आपने एप्लीकेशन जमा करवाई है और आपकी एप्लीकेशन में ऑब्जेक्शन लग गया, आपने उसको ठीक करके दोबारा जमा करवाया, फिर ऑब्जेक्शन लग गया है, आपने उस ऑब्जेक्शन को क्लियर करके जमा करवाया, फिर तीसरी दफ़ा ऑब्जेक्शन लग गया है, तो तीसरी दफ़ा आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। तो आपके पास 3 चांसेस हैं 1 फ़ीस के अंदर। अगर आप 3 चांसेस के अंदर आप क्लियर नहीं करते तो आपकी फ़ीस भी ज़ाया हो जाएगी, आपको नए सिरे से दोबारा एप्लीकेशन फ़िल करनी पड़ेगी। तो इसलिए आपने एहतियात के साथ, अच्छे तरीके के साथ एप्लीकेशन अपनी फ़िल करनी है। तो हमने जर्नल के अंदर जो मालूमात है वो भी फ़िल कर ली थी, सर्विसेज़ प्रोवाइडेड डिटेल के अंदर हमने ओनर, मैनेजर और हेल्थ केयर पर्सनल की इन्फॉर्मेशन एंटर कर ली थी। अभी हम एचसीई की डिटेल एंटर करेंगे। आपके सामने ये स्क्रीन आ गई है, ये बिल्कुल ब्लैंक है। यहाँ मैं एडिट करूँगा और एडिट करने के बाद हम इसको फ़िल करते हैं। ये मेरे पास हॉस्पिटल का नाम ऑलरेडी आ रहा है और जब मैंने ये हॉस्पिटल अपना स्टार्ट किया, ये मैं कहता हूँ कि मैंने 25 मार्च को इसको स्टार्ट किया है और मेरे बेड जो हैं वो 15 हैं और ये लाहौर डिवीज़न के अंदर वाक़या है। फिर मैंने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, कसूर के अंदर है और कसूर के अंदर फिर जो सिटी है, तहसील भी कसूर है और जो सिटी है वो भी कसूर है। तो ये ऑटोमैटिकली जो एड्रेस है वो यहाँ पे एंटर हो जाएगा मेरा फिरोज़पुर रोड नियर बस टर्मिनल कसूर। उसके बाद ये लैटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड अगर आपको लैटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड पता है तो आप लिख दें, अदरवाइज़ इसको आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। अगर आपके हॉस्पिटल का स्पेशल ईमेल एड्रेस है, वो यहाँ पे लिख दें, अदरवाइज़ आप अपना जो ईमेल एड्रेस है वो यहाँ पे लिख दीजिए। इस ईमेल एड्रेस पे आपको तमाम जो इन्फॉर्मेशन है वो रिसीव हुआ करेंगी। उसके बाद यहाँ पे आपने बताना है कि जो आपकी बिल्डिंग है वो आपकी अपनी है, ओन है या रेंटेड है। मेरी जो बिल्डिंग है ये रेंट पे है तो मैंने यहाँ इस पे रेंट पे क्लिक कर लिया। उसके बाद मेरे पास टीचिंग है या नहीं है, यहाँ मेरे पास टीचिंग सेटअप नहीं है तो मैंने इसको नॉन टीचिंग कर दिया। और इसके अलावा वो पूछ रहे हैं कि डज़ द एचसी हैज़ अदर सेपरेट ब्रांचेज़ ऑफ साइट लोकेशन, यानी कि जो मेरा हॉस्पिटल है इसके इस बिल्डिंग के अलावा भी किसी और जगह पे भी मेरा कोई सेटअप है? अगर तो है तो येस करके आपने फिर आगे उसकी लोकेशन यहाँ पे लिखनी है। अगर नहीं है तो आप नो कर देंगे। इसी तरह अ, मेरा जो हॉस्पिटल है इसका कोई कलेक्शन सेंटर है या मेरी जो लेबोरेटरी मैंने बनाई हुई है, आगे मैंने अपने कलेक्शन सेंटर बनाए हुए हैं। अगर मेरे फ़र्ज़ करें कि 10 कलेक्शन सेंटर हैं तो मैं यहाँ पे वो जो कलेक्शन सेंटर हैं, उनके नंबर लिख दूँगा, मेरे 10 कलेक्शन सेंटर हैं। यहाँ पे लिखने के बाद आप आगे प्रोसीड करेंगे। फिलहाल मेरा कोई कलेक्शन सेंटर नहीं है, तो मैं इसको नो कर दूँगा, वो आगे खत्म हो जाएगा और ये नीचे इन्होंने कमेंट दिया हुआ है, ये ज़बरदस्त ऑप्शन है कमेंट की। अगर आपको कोई इश्यू आ रहा है, तो आप कमेंट के अंदर बता सकते हैं, वो फिर कमेंट पढ़ के आपको इश्यू क्लियर कर देंगे। ये मैंने हॉस्पिटल की जो इन्फॉर्मेशन है, वो कंप्लीट कर ली है, इसको मैं सबमिट करूँगा और ये अभी कुछ ये टाइम ले रहा है, ये अभी आपको ऊपर ग्रीन कलर के अंदर डाटा सेव्ड सक्सेसफुली, तो मेरे जो हॉस्पिटल की डिटेल है वो भी ये फिल हो चुकी है। अभी हम जो नेक्स्ट प्रोसीजर है, नेक्स्ट आगे आ जाएगा सर्विसेज़। सर्विसेज़ के अंदर अभी ये यहाँ पे सर्विसेज़ शो नहीं हो रही, ये थोड़ी देर बाद ऑटोमैटिकली ये फेच हो जाएँगी। ये जो पार्ट है ये इंतहाई इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो 4 तरह की सर्विसेज़ है, मेडिकल एंड अलाइड, सर्जिकल एंड अलाइड, लैबोरेटरी, रेडियोलॉजिकल एंड इमेजिंग सर्विसेज़ है। आपने रजिस्ट्रेशन करवाते वक़्त इंतहाई एहतियात के साथ सिर्फ़ उसी के ऊपर क्लिक करना है जो आपके पास अवेलेबल है। फ़र्ज़ करेंगे मेरे पास यहाँ पे एम्बुलेंस अवेलेबल है, मैं इसके ऊपर क्लिक कर लूँगा। मेरे पास जो ब्लड बैंक की सर्विसेज़ हैं, यहाँ पे मैं देखता हूँ कि आपके पास अगर ब्लड बैंक अवेलेबल है, तो फिर आपने इसको सेलेक्ट करना है, अदरवाइज़ इसको आपने सेलेक्ट नहीं करना। ब्लड सेंटर, ब्लड एस्टेब्लिशमेंट, ब्लड बैंक, ब्लड यूनिट मेरे पास कोई भी नहीं है, मैंने एमओयू साइन किया हुआ है, तो आपने सेलेक्ट नहीं करना। यहाँ पे मैं आपको एक छोटी-सी टिप दे देता हूँ कि आपने शुरू के अंदर थोड़ी सर्विसेज़ सेलेक्ट करनी है, कम से कम सर्विसेज़ सेलेक्ट करनी है। फ़र्ज़ किया कि आप 5 सर्विसेज़ दे रहे हैं, तो आपने यहाँ पे आप कोशिश करें 2 या 3
इस पोर्टल के ऊपर एंटर कर दें। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको डॉक्यूमेंटेशन कम करनी पड़ेंगी, दूसरा आपकी जो रजिस्ट्रेशन है ये जल्दी हो जाएगी, इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगेगी। अब हॉस्पिटल है तो वो हॉस्पिटल के अंदर इमरजेंसी डेफ़िनेटली होगी, तो इसको आपने लाज़मी सेलेक्ट करना है और फिर इसी तरह आगे आपने ये सारी देखते जाना है कि जो-जो आपके पास अवेलेबल होंगी वो आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। मेरे पास फ़ार्मेसी भी अवेलेबल है और बल्कि फ़ार्मेसी अगर आप करेंगे तो वो आगे आपसे फ़ार्मेसी का स्टाफ़ माँग लेगा। इसके बाद मेरे पास जीपी अवेलेबल है, जनरल प्रैक्टिशनर, उसको आपने क्लिक कर लिया, तो ये मेरे पास मैंने जो सेलेक्ट की हैं, इसके बाद आपने इसको ऊपर कर देना है, ये मेरे पास होगी। फिर मैंने सर्जिकल एंड अलाइड के अंदर मेरे पास एस्थेटिक भी नहीं है, बर्न भी नहीं है, कॉस्मेटिक भी नहीं है, डेंटल मेरे पास नहीं है, ईएनटी भी नहीं है, जनरल सर्जरी मेरे पास अवेलेबल है, गायनी को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, गायनी भी मेरे पास अवेलेबल है। बल्कि मैं ऐसा करता हूँ कि सिर्फ़ गायनी करता हूँ और सर्जरी मैं अभी नहीं कर रहा। क्योंकि सर्जरी करूँगा तो वो मज़ीद मेरे से डॉक्यूमेंट माँगेंगे, तो सर्जरी वो बाद में आप ऐड अप कर सकते हैं, बाद में ऐड करना रजिस्ट्रेशन के बाद ऐड करवाना आसान है। यहाँ पे अगर आप ज़्यादा सर्विसेज़ सेलेक्ट करते जाएँगे, तो ये ज़्यादा ऑब्जेक्शन लगाएँगे और आपको मेबी दोबारा फ़ीस पे करनी पड़ेगी। उसके बाद मेरे पास लैबोरेटरी आ जाएगा। लैबोरेटरी के अंदर मैंने चेक करना है कि मेरे पास कौन-कौन सी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो लैबोरेटरी के अंदर एडवांस बेसिक जो हॉस्पिटल है यहाँ पे आपने बेसिक लाज़मी सेलेक्ट करना है। ये आपने चीज़ याद रखनी है कि हॉस्पिटल के अंदर जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपने सेलेक्ट करनी है और मिनिमम सेलेक्ट करनी है। इसके बाद मेरे पास कोई सर्विसेज़ अवेलेबल नहीं है, तो मैं इसके अलावा कोई सेलेक्ट नहीं करूँगा। फिर मेरे पास रेडियोलॉजी की सर्विसेज़ आ जाएँगी और रेडियोलॉजी के अंदर मैं चेक कर लेता हूँ कि मेरे पास कौन-कौन सी चीज़ें हैं। रेडियोलॉजी के अंदर मैं जौन-सी भी सर्विस सेलेक्ट करूँगा तो ये मेरे से रेडियोलॉजिस्ट के डॉक्यूमेंट माँगेगा। तो यहाँ पे मैं रेडियोलॉजिस्ट की सर्विसेज़ सेलेक्ट नहीं कर रहा वक़्ती तौर पे। चाहे मेरे पास अगर रेडियोलॉजी की सर्विसेज़ हैं, अगर तो आपके पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल हैं, फिर आप इसको सेलेक्ट कर लें। लेकिन शुरू के अंदर जो छोटे सेटअप होते हैं, उनके पास या स्टाफ अवेलेबल नहीं होता या स्टाफ के डॉक्यूमेंट वक़्ती तौर पे उनके पास अवेलेबल नहीं होते, तो उसका हल ये है कि आप इसको स्किप कर दें। यहाँ पे मैं इसको सबमिट करूँगा और सबमिट करने के बाद ये कुछ टाइम लेगा और ये मेरा डाटा जो है, ये सक्सेसफुली सेव हो गया है। उसके बाद मेरे पास ये दोबारा पूछ रहा है बेड कैपेसिटी कितनी है मेरे पास। मेरे पास ये सेपरेट बेड बेड बताए हुए हैं मेडिकल, सर्जरी, न्यूनेटल, इमरजेंसी रूम, अदर केयर्स। यहाँ पे आपने अगर आपने बेड की जो सेग्रीगेशन की हुई है, वो आप सेग्रीगेशन मैंने 15 बेड टोटल डाले हुए हैं। तो यहाँ पे जो मेरे मेडिकल के बेड हैं, वो मैं यहाँ पे 5 करता हूँ और ये मेरे हैं मेडिकल बेड। जैसे ही यहाँ पे उसने एरर दे दिया है कि आपने ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, तो मैंने टाइप ऑफ बेड सेलेक्ट की है, मेरे पास 5 हैं और इसके बाद मेरे पास जो इमरजेंसी रूम है, यहाँ पे मेरे पास 2 बेड अवेलेबल हैं। यहाँ पे इमरजेंसी रूम के अंदर मैं हूँ, तो यहाँ पे आप मेल-फीमेल में भी कर सकते हैं अगर आपके पास ज़्यादा बेड है, अदरवाइज़ आप टोटल बेड जो है वो लिख दें। ये मेरे पास 15 बेड मैंने पूरे करने हैं यहाँ पे, ये दोबारा डाटा सेव हो गया मेरा सक्सेसफुली और अभी जो नेट है ये थोड़ा-सा टाइम ले रहा है। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ अगर आप हमारी सर्विसेज़ हायर करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम रजिस्ट्रेशन, लाइसेंसिंग, एमएसडीएस, कंप्लेन तमाम सर्विसेज़ बेहतरीन आपकी डोरस्टेप पे प्रोवाइड करते हैं और आपको किसी किस्म का कोई भी इश्यू हो, आप हमसे गाइडेंस ले सकते हैं, हमसे राब्ता कर सकते हैं। अभी ये वेबसाइट कुछ टाइम ले रही है और अभी इसको हम देखते हैं। मैं इसको दोबारा इसको रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश करने के बाद ये मेबी दोबारा इसको हो जाए। ये मैंने पेज अपना रिफ्रेश किया है और ये इंटरनेट का जो कनेक्शन है वो आपका जो है वो बेहतरीन होना चाहिए क्योंकि ये एक तरह का नीम सरकारी इदारा है और नीम सरकारी जो इदारे होते हैं और जो सरकारी इदारे होते हैं नो डाउट इनकी वेबसाइट बहुत अच्छी है और जो पुरानी वेबसाइट है उसकी निस्बत ये वेबसाइट बहुत अच्छी है लेकिन फिर भी इनकी स्पीड होती है वेबसाइट की उसके लिए आपको नेट ज़बरदस्त चाहिए। अभी मैंने टोटल 7 बेड सेलेक्ट कर लिए हैं उसके बाद मेरे पास इंटेंसिव केयर मेरे पास नहीं है, इमरजेंसी रूम के अंदर मेरे 2 बेड हो गए हैं, 7 हो गए और बाकी 8 बेड बचते हैं। तो वो जो 8 बेड है वो मैं अदर में आके डाल दूँगा। तो यहाँ पे मेरे पास जो टोटल हैं वो अदर बेड्स हो गए, ये मेरे पास डाटा मेरा सक्सेसफुली सेव हो गया है। उसके बाद ऑपरेटिंग रूम कितने हैं आपके पास?
तो यहाँ पे मेरे पास 1 ऑपरेशन रूम है, तो यहाँ पे मैं 1 ऑपरेशन रूम यहाँ पे सिलेक्ट कर दूँगा। तो ये मेरा जनाब जी जो बेड की ऑप्शन है लेफ्ट साइड पे देखें सर्विसेज़ के बाद ये मेरी फ़िल हो चुकी हैं। तो आपके पास अगर आपके पास आउटडोर की सर्विसेज़ हैं तो वहाँ पे जो बेड होते हैं वो मोस्टली नहीं होते। अगर आपने आउटडोर के अंदर बेड लिखेंगे 1 या 2 तो नीचे आपने कमेंट में बता देना है कि ये हमारा आउटडोर है और यहाँ पे रात को स्टे नहीं होता। और फिर हम जाएँगे स्टाफ समरी के ऊपर। ये मेरे पास स्टाफ़ आ गया है, यहाँ पे मैं अपना स्टाफ़ मेंशन करूँगा, जौन-जौन सा आपके पास स्टाफ़ है वो आप इस ऑप्शन को आपने अभी फ़िल नहीं करना, आपने इसको एंड पे फ़िल करना है। यहाँ पे मैं आ जाऊँगा, ये मैं हॉस्पिटल को रजिस्टर कर रहा हूँ, ये 24/7 मेडिकल कवरेज आ गई है। अगर आप ओपीडी है, आप होम्योपैथिक हैं, आप नर्स हैं, मिडवाइफ़ हैं, लेडी हेल्थ वर्कर हैं, आप दूध और जनरल फिजिशियन है तो ये 24/7 की ऑप्शन वहाँ पे नहीं आएगी, ये स्किप हो जाएगी। ये जस्ट हॉस्पिटल के अंदर आएगी। तो यहाँ पे 24 घंटे के लिए मेरे पास जो स्टाफ़ है, एक एमओ जो है वो लाज़मी मेरे हॉस्पिटल के अंदर अवेलेबल होना चाहिए। यहाँ पे ये मेरे पास आ गया, डॉक्टर का नाम मैं लिखूँगा, तो ये जो मेरे पास अ, डाटा पड़ा हुआ है, वहाँ पे मैं दोबारा आपको लेके जाता हूँ कि मेरे पास जो डॉक्टर्स हैं वो अवेलेबल हैं। पीएचसी के अंदर मैं आया हूँ फ़ोल्डर के अंदर और यहाँ पे पीएचसी रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे मेरे पास डॉक्टर जमील साहब होते हैं, ये मॉर्निंग के अंदर होते हैं मेरे पास, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा डॉक्टर जमील और इनकी क्वालिफ़िकेशन है एमबीबीएस और इनकी जो फेडरल काउंसिल है ये पीएमडीसी होगी। यहाँ पे क्योंकि ये डॉक्टर ही का होना ज़रूरी है तो यहाँ पे सिर्फ़ 1 ऑप्शन आएगी। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर इनका मैं लिख देता हूँ और ये आ गया इनका रजिस्ट्रेशन नंबर और आगे जो इनका पीएमडीसी है वो एक्सपायर नहीं होना चाहिए, अगर पीएमडीसी एक्सपायर होगा तो आपकी ऑब्जेक्शन लग जाएगी और अब मैक्सिमम आपकी 3 ऑब्जेक्शन लग सकती हैं, तो लिहाज़ा आपने सीएनआईसी और जो पीएमडीसी है इसको वेरीफ़ाई करके एंटर करना है। इसके बाद ये जो डॉक्टर जमील साहब हैं ये मेरे पास 6 डे काम करते हैं, यहाँ पे ये 6 डे आ गए हैं और यहाँ पे ये स्टार्ट सुबह 8 से आएँगे मेरे पास और ये एएम से आएँगे 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 तो ये 4 घंटे अगर 8 घंटे की हमने शिफ्ट करनी है, अगर आपके पास ज़्यादा डॉक्टर हैं, तो आप 6 घंटे की शिफ्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास कम डॉक्टर हैं, तो आपने 8 घंटे की शिफ्ट करनी है। अगर ये 8 बजे मेरे पास आते हैं, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 तो ये 4 बजे तक मेरे सेटअप के अंदर इनका रहना ज़रूरी है। यहाँ पे मैं डॉक्टर साहब का जो नंबर है, वो लिख दूँगा। ये नंबर आ गया, डॉक्टर साहब का ईमेल है, तो वो भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद मैंने जो डॉक्टर जमील की फ़ोटोग्राफ है, वो मैं अपलोड करूँगा। यहाँ पे दोबारा मैं पीछे फ़ोल्डर में आया हूँ। ये मेरे पास पीएचसी का ये फ़ोल्डर यहाँ पड़ा हुआ है। यहाँ से मैं ये मेरे पास एमओ डॉक्टर जमील साहब हैं, इनकी मैंने तस्वीर सेलेक्ट की। यहाँ से मैंने इनका जो है सीएनआईसी, फिर इसके बाद इनका पीएमडीसी माँग रहे हैं, आपने पीएमडीसी इनका एंटर करना है। ये पीएमडीसी आ गया और उसके बाद डिग्री आ जाएगी। ये डॉक्यूमेंट जो है ये आपके पास पहले रेडी होने चाहिए, फिर आप ये आपका जो ऑनलाइन सिस्टम है आपको आसानी होगी। अगर आप हर डॉक्यूमेंट भागेंगे तैयार करने के लिए तो फिर ये आपका हफ्ता डेढ़ हफ्ता ले जाएगा। इसके बाद एंड पे मैं एफिडेविट अपलोड करूँगा। तो ये डॉक्टर जमील के जो 5 डॉक्यूमेंट हैं ये अपलोड हो चुके हैं, ये सुबह 8 से 4 बजे तक मेरे पास काम करेंगे और इसको मैं सबमिट करूँगा। हॉस्पिटल के अंदर मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आपके पास एक एमओ का होना लाज़मी है 24 आवर के अंदर। अगर आपके हॉस्पिटल में एमओ नहीं होता तो आपके लिए इश्यू बन जाएगा। उसके बाद मेरे पास दूसरे जो एमओ हैं वो डॉक्टर नसीम साहिबा हैं, ये डब्ल्यूएमओ हैं। अगर आप और डॉक्टर नसीम और इनकी जो क्वालिफ़िकेशन है इनका भी एमबीबीएस है और ये पीएमडीसी की रजिस्ट्रेशन है, इनका नंबर है 4537P और इनका जो पीएमडीसी है वो 2028 तक है। और ये फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि पीएमडीसी के ऊपर ऑब्जेक्शन लगती है, ये आपने लाज़मी रखना है। ये जो डॉक्टर साहब हैं ये मेरे पास क्या करेंगे कि ये 6 डेज़ मेरे पास आएँगे और ये 4 बजे मेरे पास आएँगे और 4 से 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और ये रात 12 बजे तक मेरे हॉस्पिटल के अंदर ड्यूटी देंगे, तो ये यहाँ पे 12 पीएम तक चलेंगे। इसके बाद जो इनका नंबर है वो आपने लिख देना है 41 37 52 0 ये नंबर जो है ये मैं वैसे फ़र्ज़ी लिख रहा हूँ, ये जेन्युइन नंबर नहीं है। इसके बाद यहाँ पे फ़ोटोग्राफ आ जाएगी, मैं जो डॉक्टर नसीम साहिबा की यहाँ पे पासपोर्ट साइज़ पिक्चर अपलोड हुई। इसके बाद इनका सीएनएसी अपलोड हो गया, फिर इनकी और ये काउंसिल रजिस्ट्रेशन इनका पीएमडीसी ये पड़ा हुआ है, इनका पीएमडीसी आ जाएगा, फिर इनकी डिग्री अपलोड हो जाएगी और एंड पे मैं डॉक्टर नसीम का एफिडेविट अपलोड करूँगा।
एफिडेविट की इन्फॉर्मेशन और जो यहाँ इन्फॉर्मेशन पुट कर रहे हैं वो सेम होनी चाहिए। तो मेरे पास ये 16 घंटे की शिफ्ट मुकम्मल हो चुकी है। अब मैं तीसरे डॉक्टर की इन्फॉर्मेशन ऐसे ही ऐड करूँगा। तीसरे मेरे पास जो एमओ हैं वो मेरे पास अवेलेबल हैं, डॉक्टर अवैस साहब हैं, डॉक्टर अवैस ये भी एमबीबीएस हैं और पीएमडी से ये इनका नंबर आ गया और ये इनका जनाब जी मैं 31 मार्च इनका और ये मेरे पास 7 डे काम करेंगे। अब यहाँ पे मैं संडे इसलिए सेलेक्ट कर रहा हूँ, अगर संडे सेलेक्ट नहीं करूँगा तो ऑब्जेक्शन लग जाएगी। 24/7 मैंने स्टाफ अपना शो करना है, ये 12 से और ये आ जाएगा पीएम से लेके सुबह 8 बजे तक ये मेरे पास अवेलेबल होंगे, ये इनका नंबर है। और उसके बाद इनके मैं डॉक्यूमेंट सेम उसी तरीके से अपलोड करूँगा जैसे मैंने दूसरे डॉक्टर्स के अपलोड किए हैं। सबसे पहले इनकी तस्वीर और फिर इनका सीएनएसी आ जाएगा, काउंसल रजिस्ट्रेशन पीएमडीसी आ जाएगा और ये मेरे पास डिग्री अवेलेबल इनकी आ गई और लास्ट पे मैं इनका एफिडेविट अपलोड करूँगा। यहाँ पे मैं आपको एक छोटी-सी टिप दे दूँ कि आपने ये अभी मेरे पास जो इनका 24/7 नहीं हुआ, जो संडे की 24 घंटे हैं, वो संडे को कौन काम करेगा यहाँ पे? यहाँ पे 3 ऑप्शन है आपके पास। 3 या तो आपके पास 4 एमओ होने चाहिए, 1 एमओ आप जस्ट संडे को यहाँ पे शो कर दें। दूसरा इसका हल ये है कि मैं दोबारा यहाँ पे प्लस पे क्लिक करूँगा और मैं जो डॉक्टर नसीम है, इसका दोबारा फ़िल करूँगा मैं। ये तमाम चीज़ें मैं करने के बाद पीएमडीसी इसका जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफ़िकेट नंबर है, इसकी जो एक्सपायरी है, ये तमाम चीज़ें फ़िल करने के बाद मैं सिर्फ़ संडे सेलेक्ट करूँगा और मैं कहता हूँ कि ये जो डॉक्टर साहब हैं, ये संडे को मेरे पास 8 से लेके सुबह और ये 4 बजे तक मेरे पास आएँगी और यहाँ पे फिर इनका नंबर लिख दूँगा। यहाँ पे एक चीज़ आपने ज़हन में रखनी है, जो पहले मैंने डाटा इनका एंटर किया है, उसके अंदर मैंने 6 डेज़ शो किया है इनको और फिर संडे को भी तो किसी ने ड्यूटी करनी है, तो संडे के लिए या तो आपके पास 1 डॉक्टर एक्स्ट्रा होना चाहिए, अगर एक्स्ट्रा नहीं है, तो जो 3 डॉक्टर हैं, उनमें से 1 डॉक्टर जो है, वो आपके पास अल्टरनेटिव डे के ऊपर आएगा। तो अल्टरनेटिव डे के लिए आपको हर डॉक्टर की जो इन्फॉर्मेशन है, वो 2 दफ़ा पुट करनी पड़ेगी। अगर आप 2 दफ़ा पुट नहीं करते, तो फिर ये ऑब्जेक्शन लगा देंगे आपकी एप्लीकेशन के ऊपर। ये मेरे पास सीएनआईसी आ गया और ये काउंसल पीएमडीसी मैंने अपलोड कर दिया, उसके बाद ये डिग्री आ गई और डिग्री के बाद मैंने इसका डॉक्टर नसीमा का जो एफिडेविट है, अब जो एफिडेविट है उसके अंदर आपने सेपरेट से नीचे लिख देना है कि जो डॉक्टर साहब हैं ये अल्टरनेटिव संडे 1 संडे या 2 संडे छोड़ के ये 8 से 4 तक ड्यूटी करेंगी। और दूसरा हाल ये है कि आप जो संडे वाला दिन है उस दिन आप इनकी जो ड्यूटी है वो 12 घंटे भी कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपना जो 24/7 कैसे मैनेज करते हैं। तो यहाँ पे आपने एक चीज़ नोट करनी है कि ये डॉक्टर नसीम आपको नज़र आ रही हैं, ये 2 दफ़ा मैंने एंटर की हैं। एक दफ़ा ये 6 दिन काम करती हैं और एक दफ़ा ये अल्टरनेटिव संडे पे सिर्फ़ करती हैं। तो इस तरह आपने डॉक्टर वैस की भी एंटर करनी है और डॉक्टर जमील की भी एंटर करनी है, जो भी आपके डॉक्टर होंगे, अगर आपके पास 3 डॉक्टर हैं। इसके बाद आ जाएगा कंसल्टेंट। अब देखिए कंसल्टेंट जो मेरे पास कितने आ गए हैं, इन्होंने मेरे पास इमरजेंसी के लिए भी कंसल्टेंट माँग लिया है, जीपी जो मेरे पास अवेलेबल हैं वो डाल दूँगा। गायनी है, एनेस्थीसिया है, क्लिनिकल लैबोरेटरी है। अब हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल के लिए ज़ाहिर है मेरे पास ओटी अवेलेबल है, ओटी के अंदर ऑपरेशन होगा, तो ऑपरेशन के लिए मुझे बेहोशी का डॉक्टर भी चाहिए, तो बेहोशी के डॉक्टर के डॉक्यूमेंट भी मेरे पास मैनेज होने चाहिए। उसके बाद जो क्लिनिकल लैबोरेटरी के अंदर मैंने बेसिक लैबोरेटरी सेलेक्ट की है, तो उसके अंदर भी ये मेरे पास जो स्टाफ है, कंसल्टेंट की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मुझे पुट करनी है। तो इसलिए जितनी यहाँ पे पीछे आप सर्विसेज़ ज़्यादा सेलेक्ट करेंगे, उतने ही ये आपसे ज़्यादा डाटा माँगेंगे। अभी मेरे पास एक कंसल्टेंट अवेलेबल है गायनी, उसका मैं डाटा एंटर करूँगा। इसका डाटा भी सेम जैसे मैंने एमओ का डाटा एंटर किया है, इसका भी वैसे ही डाटा एंटर होगा। और यहाँ पे मेरे पास जो कंसल्टेंट साहब मौजूद हैं, वो हैं गायनी की डॉक्टर शमीम साहिबा मेरे पास अवेलेबल हैं। इनका मैं डाटा यहाँ पे कंसल्टेंट के अंदर आके फिल करूँगा। शमीम ये एमबीबीएस और एमसीपी ऐसे इन्होंने किया हुआ है। यहाँ पे आपने इनकी क्वालिफ़िकेशन में एमसीपीएस या स्पेशलाइज़ेशन लाज़मी लिखनी है। यहाँ पे इनकी स्पेशलिटी आ गई है, तो आपने इनकी एंड अ गायनी एंड ओप्स इनकी स्पेशलाइज़ेशन है, वो आपने यहाँ पे एंटर करनी है। इनका जो पीएमडीसी नंबर है, वो आपने फ़िल कर लिखना है और सेम वही प्रोसीजर है जो पीछे मैं रिपीट करके आया हूँ। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है। जो एमबीबीएस डॉक्टर है, वहाँ पे आपके पास ऑप्शन नहीं होगी। ये मैं इनको करता हूँ कि ये जनाब जी मेरे पास
ऑन कॉल अगर तो ये एनेस्थीसिया का फिर मैं इसको ऑन कॉल कर दूँगा, अगर ये दूसरा डॉक्टर है फिर मैं इसको ऑन कॉल नहीं करूँगा। मैं कहता हूँ कि ये डॉक्टर शमीम साहबा मेरे पास रेगुलर आती हैं और सिर्फ़ ये मेरे पास 3 दिन आती हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और ये मेरे पास आती हैं शाम 4 से लेके ये 8 बजे तक मेरे हॉस्पिटल के अंदर ये टाइम देती हैं। यहाँ पे मैं इनका जो मोबाइल नंबर है वो एंटर कर दूँगा और सेम उसी तरह जैसे पीछे डॉक्यूमेंट्स मैंने अपलोड किए हैं, वैसे यहाँ पे डॉक्टर शमीम साहिबा के मैं जो डॉक्यूमेंट हैं वो अपलोड करूँगा। सबसे पहले इनकी पिक्चर आ जाएगी, फिर इनका ये सीएनआईसी आ जाएगा और फिर काउंसल रजिस्ट्रेशन मेरे पास आ जाएगी, पीएमडीसी और इसके बाद मेरे पास इनकी डिग्री आ जाएगी और इसके बाद मेरे पास ये एफ़िडेविट इनका मेरे पास इंग्लिश में आ गया है। और ये इनके डॉक्यूमेंट अपलोड हुए हैं, मैंने इनको सबमिट किया है, तो मेरे पास एक कंसल्टेंट का डाटा एंटर हो चुका है, गायनी एंड ओप्स का। और बाकी जो आपने क्या करना है कि आपके पास जो एनेस्थेटिक है, उसका भी डाटा आपने सेम तरीके से फिल करना है और जीपी के अंदर आपका जो एमबीबीएस का डॉक्टर है, उसका यहाँ पे डाटा आ जाएगा और इमरजेंसी के अंदर भी आपका एमबीबीएस का जो डाटा है, वो आ जाएगा और क्लिनिकल लेबोरेटरी के अंदर आपको जो लेबोरेटरी के अंदर जिसने स्पेशलाइज़ेशन की होगी, वो आपके पास आएगा। अगर आपके पास क्लिनिकल लेबोरेटरी का कोई स्टाफ अवेलेबल नहीं है, तो फिर आपने सर्विसेज़ में क्लिनिकल लेबोरेटरी को सिलेक्ट नहीं करना। आपने कमेंट में सिंपल बता देना है कि हमने तमाम लेबोरेटरी की सर्विसेज़ बेसिक लेबोरेटरी की सर्विसेज़ भी हमने आउटसोर्स की हुई हैं। यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा स्टाफ लिस्ट। अब यहाँ पे जो मेरे पास स्टाफ लिस्ट आया है, यहाँ पे एक जो टिप है वो मैं आपके साथ और शेयर कर देता हूँ। स्टाफ के अंदर मैंने जो है ओटी टेक्नीशियन इसके अंदर ऐड करना है। सबसे पहले मैं यहाँ पे जो है नर्स ऐड करूँगा और मेरे पास जो नर्सेज़ के अंदर अवेलेबल है, पीएनसी नर्स मेरे पास पहली नर्स है माहजबी साहबा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा एमएस माहजबी। इनकी जो डेज़िग्नेशन है ये स्टाफ नर्स हैं और इनकी जो क्वालिफ़िकेशन है इन्होंने बीएस नर्सिंग किया हुआ है और काउंसल रजिस्ट्रेशन इनकी है पीएनसी और इनका जो नंबर है वो 11056 है और मोबाइल नंबर इनका है 0322 56 76 43 5 और ये आपने यहाँ पे फिर याद रखना है कि आपके पास 3 नर्सेज़ होना ज़रूरी हैं हॉस्पिटल के लिए। अगर आपका हॉस्पिटल नहीं है, तो फिर आपने इस सेक्शन को खाली छोड़ देना है। ये जो नर्स साहब हैं, ये मेरे पास सुबह 8 से लेके सुबह 8 बजे ये आती हैं और ये 4 बजे तक ड्यूटी यहाँ पे सर अंजाम देते हैं। अगर आपके पास इनका ईमेल एड्रेस है तो वो आप लिख सकते हैं। अच्छा यहाँ पे इनके डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। डॉक्यूमेंट सिर्फ़ जो हैं वो हॉस्पिटल की सूरत में सिर्फ़ जो मेडिकल एमबीबीएस डॉक्टर हैं उनके चाहिए। लेकिन जो दूसरे सेटअप है सिंगल पर्सन का, अगर माँ ज जबीन साहिबा अपना जो क्लिनिक है मैटरनिटी होम या नर्सिंग होम ये रजिस्टर करवाना चाहती हैं तो इनको फिर 5 डॉक्यूमेंट और एक साथ ओनर का 6 डॉक्यूमेंट लाज़मी चाहिए होंगे। तो यहाँ पे आपके पास जितना स्टाफ है उसको आपने एक-एक करके एंटर करते जाना है। यहाँ पे आपने 3 नर्सेज़ लाज़मी तौर पे ऐड करनी है, फिर आपने एक ओटी टेक्नीशियन ऐड करना है और उसके बाद आपने अगर लेबोरेटरी की सर्विस सेलेक्ट की हुई है तो फिर आपने एक लेबोरेटरी का जो असिस्टेंट है वो आपने सेलेक्ट करना है। ये आपके पास स्टाफ भी एंटर हो गया, स्टाफ के बाद आपके पास आ जाएगा इलेक्ट्रो मेडिकल इक्विपमेंट। तो यहाँ पे आपके हॉस्पिटल में जितने इक्विपमेंट हैं वो आपने यहाँ पे एंटर करने हैं। मेरे पास एक मॉनिटर है और इक्विपमेंट की जो टाइप है ये इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रॉनिक ये मेरे पास आ गया, ये मॉडल मेरे पास है 2022 का या कुछ स्पेसिफिक मॉडल हो तो वो आप बता सकते हैं। मेरे पास जो मॉनिटर हैं, ये मॉनिटर मैं इसको बीपी मॉनिटर कह देता हूँ। मेरे पास बीपी मॉनिटर जो हैं वो 3 अवेलेबल हैं। क्वांटिटी कितनी है 3 आ गई मेरे पास। और जी बिल्कुल ये फंक्शनल हैं। ये मेरे पास जो इक्विपमेंट हॉस्पिटल के अंदर पड़े हुए हैं वो मैंने एंटर कर देने हैं। इसके बाद मेरे पास जो बेबी इनक्यूबेटर होता है वो अवेलेबल है। इनक्यूबेटर और इक्विपमेंट जो टाइप है ये इलेक्ट्रो है और मॉडल ये मेरे पास 2023 लेटेस्ट है। इसकी जो अवेलेबल क्वांटिटी है वो मेरे पास 1 है और ये अल्हम्दुलिल्लाह फंक्शनल है, यहाँ पे मैंने क्लिक कर देना है। फिर इसके बाद मेरे पास जो इमरजेंसी यूपीएस बैकअप अवेलेबल है वो मैंने यहाँ पे एंटर कर देना है और इसका जो मॉडल है ये 2024 मैंने तैयार करवाया है, इसकी ये क्वांटिटी है और ये फंक्शनल है। तो यहाँ पे आपने तकरीबन कुछ 15 से 20 या 5 या 10 जितने आप इक्विपमेंट ऐड करना चाहते हैं वो आप ऐड कर दें। यहाँ तक अगर आपका काम कंप्लीट हो गया, उसके बाद आ जाएगी अटैचमेंट।